नमस्कार दोस्तों, मैं देवनारायण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जानकारी देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा का स्पेशल बैच जो है शुरू किया जा रहा है सिटी प्लाजा ब्रांच में, जो कि कक्षाएं आरंभ हो रही है 11 मई से। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ सिटी प्लाजा ब्रांच में ही अंडर ग्रेजुएशन बैच जो है स्टार्ट किया जा रहा है। कोर्स की अवधि रहेगी 2.5 वर्ष की। प्रत्येक क्लास का जो है रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो है कवरेज इसमें शामिल है। रजिस्ट्रेशन जो है आरंभ हो चुका है, तो अधिक जानकारी के लिए जो है आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अपने एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बिस्फिनॉल ए या बीपीए क्या होता है? बिस्फिनॉल ए या बीपीए जो होता है एक फूड डेवलपमेंट यौगिक होता है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्लास्टिक के प्रोडक्ट के निर्माण में। इसका प्रयोग करने से कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बना रहता है, इसलिए जो बच्चों के दूध पीने वाला बॉटल आता है उसमें इसको क्या किया गया है, बैन किया गया है। लेकिन दूसरे खाद्य सामग्री के संवेष्टन में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक प्रकार का रसायन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 में औद्योगिक प्रक्रम दिया हुआ है और सूची 2 में किस उद्योग से संबंधित है, इसको हमें क्या करना है, मैच करना है। अगर हम बात करें सूची 1 में, तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है भंजन। भंजन की अगर हम बात करें तो भंजन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का किया जाता है, जिसमें उच्च हाइड्रोकार्बन को सरल हाइड्रोकार्बन में क्या किया जाता है, बदला जाता है। अगर हम प्रगलन के बारे में बात करें तो प्रगलन जो होता है ताम्र या लोहा या चांदी जैसे मेटल का किया जाता है, जिसमें अयस्कों से धातु को प्राप्त किया जाता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजनीकरण के बारे में, तो हाइड्रोजनीकरण जो होता है किसी भी अणु में, मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का ऐड होना, तो इससे जो है खाद्य वसा का जो है निर्माण होता है। वल्कनीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो वल्कनीकरण में सल्फर या इस प्रकार के कोई यौगिक जो रबर को स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है अधिक समय तक टिकाऊ रहने के लिए, इस प्रकार का प्रोसेस में किया जाता है। तो ये जो हमारा सूची 1 है वो सूची 2 से कुछ इस प्रकार से मैच करता है। दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करें तो कहां पर जो है हमारा सही आंसर है वो देखते हैं। ए जो है आंसर हो जाएगा दूसरा, यहां पर बी और सी में दिया गया है। बी प्रगलन जो हो जाएगा तीसरा, यहां पर जो है ये भी करेक्ट है। सी की अगर हम बात करें हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा आएगा चौथा, यहां पर जो है एक दिया हुआ मतलब गलत हो जाएगा। डी की बात करें वल्कनीकरण तो ये आ जाएगा रबड़ में। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सेल्यूलोज का उपयोग टूट फूट मुक्त शीशा बनाने में होता है। सेल्यूलोज एक्चुअल में क्या होता है? तो सेल्यूलोज जो होता है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, जो जनरली छोटे छोटे अणुओं के मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, और यह सामान्यतः कई पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के रूप में मौजूद रहता है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा सही है, टूट फूट मुक्त शीशा बनाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें, पॉलीसेकेराइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है, पॉलीसेकेराइड जो है जल में घुलनशील नहीं होता है भाई। सेल्यूलोज ग्लूकोज का एक बहुलक होता है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसानों से खेतों में कृषि करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए होता है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, चूना जो होता है मिट्टी की अम्लीयता को घटा देता है।
सभी को पता है कि चूना जो होता है क्षारीय पदार्थ होता है, और जब हम इसको मिट्टी में मिलाते हैं तो अम्लीयता जो होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बात यह है कि अम्लीयता बढ़ता कैसे है, तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे यौगिक जो पानी की मिट्टी की क्षारीयता को बढ़ा कर रखता है, ये पानी के साथ बह जाते हैं और वहां पर अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही अम्लीयता बढ़ती है तो यहाँ पर पौधों की जड़ों का विकास क्या हो जाता है, बाधित होता है। पौधे का ओवरऑल विकास जो होता है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, क्षारीय पदार्थों को मिट्टी में मिलाते हैं, जिसमें जनरली हम चूने का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, तो ये जो होता है बैक्टीरिया को पनपने के लिए मदद करता है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है, और मिट्टी की भौतिक संरचना को ये सही करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन देखते हैं। पहला है, चाय एवं कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन डायूरेटिक होता है। ये डायूरेटिक क्या होता है, डायूरेटिक जो होता है ऐसा पदार्थ है जो शरीर से पानी की मात्रा को यूरिन के साथ बाहर करता है। अगर मैं बात करूं तो पहला कथन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चाय और कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन डायूरेटिक होता है। जितना ज्यादा हम चाय या कॉफी पीते हैं हमारे शरीर से पानी की मात्रा उतने ज्यादा में क्या होती है, बाहर होती है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, शीतल पेय में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है। सिट्रिक अम्ल क्या करता है, तो ये जो होता है खाद्य पदार्थों के संरक्षक की भांति प्रयोग में लाया जाता है और स्वाद के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इसी तरह हम बात करें तो अस्थियों एवं दांतों के लिए स्कार्बिक अम्ल अनिवार्य है, तो ये जो पॉइंट है ये गलत हो जाएगा भाई। अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम जो है अनिवार्य होता है और फास्फोरस जो है अस्थियों के लिए अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से देखिए तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, हमारे पोषण में सिट्रिक एसिड स्कार्बिक अम्ल का एक अच्छा विकल्प है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है। बेकेलाइट, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ये जो हमारा कथन है पहला करेक्ट है। अगर हम बात करें कथन दूसरे के बारे में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को कितनी बार भी गर्म करके मुलायम बनाया जा सकता है, तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, ऐसा प्लास्टिक जिसको बार बार गर्म करके हम लोग उपयोग में नहीं ला सकते। ऐसे प्लास्टिक का उदाहरण होता है विद्युत जो बोर्ड होता है उसमें जो स्विच होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है, जो एक बार जलने पर क्या हो जाता है, काला हो जाता है और दोबारा उपयोग में हम नहीं ला सकते। लेकिन अगर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक के बारे में, थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात करें तो थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है भाई जिसको हम लोग गर्म करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। जैसे मैं बात करूं पीवीसी, टेफ्लॉन, ये कुछ ऐसे प्लास्टिक की एग्जाम्पल है जिसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता कब आती है भाई, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये दो पदार्थ है जिसके कारण अस्थायी कठोरता आती है। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट है। इसमें जो तीसरा कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट जो दिया है ये हमारा ऑप्शन जो है नहीं होगा भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उत्तर हमें चुनना है। एक तरफ कारक दिया गया है और एक तरफ जो है रोग का नाम दिया गया है। हमें क्या करना है, मैच करना है। जैसे मैं बात करता हूं आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक एक फैक्टर है जिसके कारण एक रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलनोसिस। मेलनोसिस नामक रोग आर्सेनिक के कारण होता है। वहीं अगर हम बात करें फ्लोराइड, फ्लोराइड के कारण होता है फ्लोरोसिस नामक रोग। फ्लोरोसिस नामक रोग में दांत और जो हड्डी होता है, दांतों एवं हड्डियों में विकृति आ जाती है, प्राकृतिक अपना स्टेट वो क्या कर देता है, खो देता है। वहीं अगर हम बात करें धूल के बारे में, तो धूल से होता है सिलिकोसिस नामक रोग। जैसे सिलिका युक्त जो धूल होता है उससे सिलिकोसिस नामक रोग होता है, जो जनरली किसको प्रभावित करता है, तो ये जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें शोर के बारे में, तो शोर का संबंध होता है प्रेसबाइकोसिस से। प्रेसबाइकोसिस क्या होता है, तो उम्र संबंधी जो है बहरेपन का शिकायत है भाई। उम्र संबंधी बहरेपन का जो शिकायत होता है वो प्रेसबाइकोसिस कहलाता है। तो ये जो आप सूची 1 को देख रहे हो, सूची 2 से हमने सुमेलित कर दिया है। आंसर कौन सा होगा देखते हैं। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा पहला। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में जो है सेम पॉइंट दिया हुआ है। सी में अगर हम बात करें तो सी का हो जाएगा चौथा, सी में चौथा है, यहाँ पर भी सी में चौथा है। डी की अगर हम बात करें तो तीसरा आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर डी में ऑप्शन दिया गया है तीसरा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। कथन क्या है? कथन है लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण इसका बताया गया है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो यहां पर जो है कथन ए तो सही है, लोहा का एक गोला जो है पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, लेकिन कारण जो है गलत है। कथन सही है, कारण जो है यहाँ पर गलत है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? आप सभी को पता है जब वर्षा का समय आता है तो हम लोग इंद्रधनुष जो है आसमान में देखते हैं। इंद्रधनुष जो है 2 प्रकार का बनता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष दोनों सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। हम जो जनरली देखते हैं जिस तरफ हमें इंद्रधनुष दिखता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सूरज हमें दिखाई देता है। यहाँ पर कौन सी घटनाएं जिम्मेदार होती है? तो यहाँ पर परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन तीनों घटनाएं जो है जिम्मेदार होती है। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। कथन में क्या कहा गया है? एक विद्युत उपकरण, घरेलू विद्युतीय उपकरण जो 3 पिन पर कार्यरत है, ऊपरी पिन के हटाए जाने पर भी कार्य करता रहेगा। बिल्कुल करेक्ट है। कारण क्या दिया गया है? तीसरा पिन जो है सिर्फ सुरक्षा उपकरण की भांति उपयोग की जाती है। देखिए घरेलू पिन में अगर हम बात करें 3 पिन वाला कॉन्सेप्ट, जहां पर भी आप देखना, जैसे ये बोर्ड होता है, इसमें 3 पिन का क्या दिया रहता है, जगह दिया रहता है। इसमें जब आप 3 पिन वाला चार्जर किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट का यूज करते हो तो ये 2 पिन तो जो है आपको छोटा छोटा मिलता है, लेकिन ये जो तीसरा पिन होता है ये क्या रहता है, बड़ा रहता है। इसका कारण क्या है? जब भी किसी डिवाइस में या इस बोर्ड में विद्युत की सप्लाई जो है वायर के कट जाने से पूरे बोर्ड में हो गई है, तो ये जो तीसरा पिन होता है ये अर्थिंग का काम करता है। जैसे ही आप इसमें पिन डालते हो ये वाला सबसे पहले इंटर करता है और सबसे पहले इंटर करके जो एक्स्ट्रा जो इसके अंदर चार्ज था इसको जमीन में पहुंचा देता है और एक प्रकार से क्या हो जाता है, सुरक्षा हो जाता है। इसलिए अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सही उत्तर हमें देना है। सूची 1 में कुछ मिश्र धातु और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और इसको सूची 2 से संबंध रखने वाले पदार्थों के साथ हमें क्या करना है, मैच करना है। जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करें तो जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु है। अगर सूची 2 में हम बात करें तो इसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध जो है निकेल के साथ है। जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर, जिंक और निकेल के मिलने से बनता है और यह जो है चांदी जैसा दिखता जरूर है लेकिन ये चांदी होता नहीं है। अगर हम बात करें सोल्डर के बारे में तो सोल्डर भी एक मिश्र धातु है टीन और सीसा का। यहाँ पर सीसा और टीन जब मिलता है तब सोल्डर बनता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पिन को या तार को जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का संबंध होता है क्लोरीन के साथ। वहीं ऑप्शन डी हाइपो की अगर हम बात करें तो ये है सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम लोग हाइपो के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उपकरण यंत्र दिया गया है और एक तरफ है उसकी मापन राशि। बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर हम बात करें अमीटर के बारे में, अमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो अमीटर का प्रयोग करते हैं भी धारा मापने में। हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, सापेक्ष आर्द्रता मापने में। स्प्रिंग तुला का प्रयोग कहाँ करते हैं, तुला मतलब किसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, तोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए भार मापने में होगा। बैरोमीटर की बात करें तो दाब के लिए हम उपयोग में लाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो गया। इसका आंसर देखते हैं। ए का जो हो गया तीसरा हो गया, बी का जो हो गया हमारा चौथा। अगर हम बात करें सी के बारे में, सी का दूसरा होगा और डी के बारे में अगर हम बात करें तो ए होगा। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, रिक्टर पैमाने के बारे में बात हो रही है। इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा 1935 में हुआ था। बिल्कुल 1935 में हुआ था, करेक्ट है, चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। दूसरा पॉइंट है, यह एक एकल भूकंप के कारण निर्युक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है। ये पॉइंट भी सही है। रिक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, थर्ड पॉइंट भी सही है। ऊपरी सीमा की अगर हम बात करें तो रिक्टर स्केल में 1 से 9 तक की संख्या दिया गया है भाई, लेकिन ऊपरी सीमा के बारे में वहां पर कोई भी डिस्कस नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 या डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। एनाल्जेसिक औषधियां किसी कारण से उत्पन्न पीड़ा को कम करती है तथा इससे चेतना समाप्त हो जाती है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक शब्द के बारे में बात करें तो एनाल्जेसिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है दर्द से मुक्ति। एनाल्जेसिक औषधियां क्या करती है, हल्के से मध्यम पीड़ा जो होती है उसको कम करने का काम करती है, लेकिन इससे चेतना जो है समाप्त नहीं होती है भाई। इस प्रकार से देखा जाए तो ये कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा। नार्कोटिक्स औषधियों के बारे में बात करें तो नार्कोटिक्स औषधियां ऐसी औषधियां होती है जिसके सेवन करने से नशा होता है या नींद आती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है किंतु व्यक्ति को बेहोश नहीं कर पाती है। लेकिन अगर हम नार्कोटिक्स औषधियों की मात्रा की बात करें तो इसका उपयोग करने से बेहोशी और नींद जरूर आती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये नहीं कर पाती है बोल रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। तो कहाँ पर आंसर है, ऑप्शन डी में, न तो 1 और न ही 2। आज का श्रृंखला हमारा यहीं तक था।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।